गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल बायोलॉजी के पेपर सेकंड में आज हम अपना सेकंड चैप्टर ले रहे हैं, जिसमें कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कोशिका होती है हमारी बॉडी की, जो सेल्स होती हैं, वो सारी की सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारे शरीर के फ्लूइड्स को, या जो द्रव होते हैं हमारे शरीर में, ऊतकों में, उनको एक कंपार्टमेंट में बंद कर देता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से हमारे शरीर के जो जितने जीव द्रव्य कह सकते हैं हम इसको, या हमारे जो फ्लूइड्स हैं, वो कंपार्टमेंट में परिवर्तित हो जाते हैं और ये इन्हीं सारी स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो ये जो कंपार्टमेंट है वो किसका बना हुआ होता है? बाहरी आवरण जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितने भी पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनका अवशोषण होता है, उनका पाचन होता है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसी के आर पार होकर हमारी कोशिकाओं में जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लड के साथ जितने भी पदार्थ हमारे शरीर में बहते हैं उनको कोशिकाओं द्वारा या हमारे शरीर द्वारा जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये जो हमारे शरीर की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो मेन रूप से किसकी बनी हुई होती हैं? लिपिड्स की बनी हुई होती हैं। और ये लिपिड्स ही होते हैं जो कि अब एक दूसरे से वाटरी मीडियम में इंटरेक्ट करते हैं। ये जो लिपिड के अणु हैं वो वाटरी मीडियम में इंटरेक्ट करते हैं और एक फ्लेक्सिबल कंपार्टमेंट का निर्माण करते हैं। तो मेनली लिपिड्स की भूमिका होती है। और इन लिपिड्स के अणुओं के बीच बीच में प्रोटीन मैट्रिक्स या प्रोटीन के बड़े अणु उसमें समाहित होते हैं मेम्ब्रेन में। तो जो हमारी मेम्ब्रेन है वो मुख्य रूप से कितने कंपार्टमेंट्स, कितने कंपोनेंट्स की बनी हुई होगी? 2 कंपोनेंट्स की, प्रोटीन और लिपिड्स। लिपिड्स मेन पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर है, और प्रोटीन जो है उसमें बीच बीच में धंसे हुए रहते हैं बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन्स के रूप में। अब ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है और इन अणुओं का क्या रोल होता है, ये हम देखते हैं कि सभी कोशिकाओं का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है कि कोशिका के भीतरी वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग करना। ये जो हम कंपार्टमेंट बनने की बात कर रहे हैं, इस कंपार्टमेंट का मेन काम क्या होगा? कोशिका के भीतरी एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अपनी प्रेजेंस के द्वारा अलग करना, या हम ये भी दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि कोशिका के भीतर की जितनी अंतर क्रियाएं हैं उनको क्योंकि अलग ढंग से संपन्न होना है, वो कोशिका के बाह्य एनवायरनमेंट में वो सारी क्रियाएं नहीं हो सकती। जैसे कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से आनुवंशिकी की जितनी क्रियाएं हैं, या एब्जॉर्प्शन की जितनी क्रियाएं हैं, पाचन की क्रियाएं हैं, एक्सक्रीशन की क्रियाएं हैं, वो हम जानते हैं कि वो कोशिकाओं के बाहर नहीं होती है, वो कोशिकाओं के भीतर होती हैं। तो इतनी विशिष्ट क्रियाएं क्योंकि कोशिका में संपन्न होती हैं, इसलिए वो बाहर के वातावरण से मिक्स नहीं की जा सकते। वो बाहर के वातावरण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कंपार्टमेंट बनाकर उस जगह को सुरक्षित कर लिया जाता है ताकि बॉडी के फंक्शंस आराम से चलते रहें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अणुओं का ये रोल होता है कि वो सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए या बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए उनको एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करे। और बाहरी वातावरण में जो है परिवहन का काम ज़्यादातर बाहरी वातावरण का होता है कि क्रिया जो भी अंदर कोशिका की हो रही है उन अणुओं का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह
वो सब बाहरी वातावरण से किया जाता है। कोशिका के बाहर कौन सा वातावरण होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो अंतराल दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह है उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स रहते हैं, और इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में जो है वो परिवहन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब हम अगर अगला देखें तो जो हमारा मेन है, जब भी जो मॉलिक्यूल्स अगर साइज में होते हैं तो वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्स के द्वारा आर पार हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो इतने बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स कि वो कोशिकाओं से पार नहीं हो सकते, और उनको, या कुछ कहें कि हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स के शेप में होते हैं, गोल शेप के होते हैं, तो ऐसे अणुओं को ग्रहण करने के लिए इसमें प्रोटीन रिसेप्टर अणु भी लगे हुए होते हैं, ग्राही अणु लगे हुए होते हैं जो उन बड़े अणुओं को ग्रहण करते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फिर उसके बाद 360 डिग्री में रोटेट होंगे तो वो बड़े अणु भीतर की तरफ आ जाते हैं। तो एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया या कोशिकीय पाचन की प्रक्रिया भी हमारी कोशिकाओं में संपन्न होती है, और इस प्रकार से कई बार जो अणुओं का ग्रहण करना है, बाहरी अणुओं का ग्रहण करना वेसिकल्स के रूप में होता है, पिनोसाइटोसिस के रूप में होता है। तो बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन के अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की महत्व में आ जाते हैं कि इसके प्रेजेंस का महत्व क्या है, आखिर ये क्यों कोशिका को चारों तरफ से ढक लेती है। कई बार जो है गड्ढा हो जाता है, जैसे पिटिंग एंड फ्यूजिंग, पिट बनना यानी गड्ढा होना, तो पिटिंग एंड फ्यूजिंग की प्रक्रिया के द्वारा भी कई अणु ग्रहण किए जाते हैं और वो कोशिका में भीतर आ जाते हैं। तो पिछले कई सालों में जो फोकस रहा है वैज्ञानिकों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडीज़ में, वो ये रहा है कि जो मैकेनिज़्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो काम करने की जो क्रिया विधियाँ हैं, जैसे एंडोसाइटोसिस साइकिल का, जैसे एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया होती है, वो एंडोसाइटिक साइकिल किस तरह से संपन्न होता है, इसके बारे में जानना, कौन सी सरफेस पर होता है, कोशिका के भीतर कौन सी सरफेस पर होता है, तो ये सारी क्रिया विधियाँ भी वैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की है और ये जाना है कि जीवन भर ये प्रक्रिया कैसे चल सकती है। ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स हैं कोशिकाओं के जो इसमें बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो अब हम आते हैं कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किसके ऊपर बना हुआ है। तो हम ज़्यादातर हमने ये पाया कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत सारी तरह की स्टडीज़ की थी, और जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था वो है गार्टर एंड ग्रांडल ने 1925 में। उन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो लिपिड अणुओं की बनी हुई मेम्ब्रेन या डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, और जो है इसमें जो है इस डबल लेयर में एक क्रिटिकल प्रॉपर्टी जो है वो बराबर से होती है, जिसमें इस अणु में ये बताया कि जैसे ये है दो डबल मेम्ब्रेन है, तो एक जो है सॉल्युबल इन वाटर होता है मॉलिक्यूल का पार्ट, मान लीजिए लंबा अणु है हेड एंड टेल, सॉल्युबल इन वाटर, उसका एक फेज होता है, और जो दूसरा फेज होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इसका लिपिड मॉलिक्यूल का।
लिपिड मॉलिक्यूल का एक साइड जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, दूसरा साइड इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। यानी हम ये कैसे सॉल्युबल अगर हम नहीं बोले तो हम ये कह सकते हैं एक साइड हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा साइड हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ज़्यादातर लिपिड्स जो हैं वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, जिसमें कि जो हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन है वो बनता है। तो लिपिड का जो हेड पोर्शन है इसमें लिपिड और फॉस्फेट यानी लाइपोफॉस्फेट्स हाइड्रोफिलिक पार्ट इसमें होते हैं। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो हम ये कह रहे हैं कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो फॉस्फेट ग्रुप से भी मिलकर बना हुआ होता है, और या हम ये भी कह सकते हैं लाइपोफॉस्फेट या फॉस्फोलिपिड्स। तो जो फॉस्फोलिपिड्स का पोर्शन है, जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसमें जो है और भी हम अगर देखें तो इसमें कोलिन्स हो सकते हैं। जो सबसे कॉमनली पाया जाने वाला पदार्थ है जो है लिपिड्स वाला, इसके फॉस्फेट में अगर हम देखें तो कोलिन हो सकते हैं, और दूसरा जो है इसमें इथेनॉल अमीन हो सकता है। इथेनॉल अमीन है दूसरा पोर्शन इसमें, सीरीन इनोसिटोल। ये जो है ये फॉस्फोलिपिड्स में आते हैं, जो कि इनमें जो है ये जो है अगर हम देखें लिपिड अणु की संरचना इस प्रकार से, तो जो ये हेड पोर्शन है ये हमारा फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ होता है, और ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। प्रत्येक हाइड्रोफिलिक पोर्शन में 2 टेल्स पाई जाती हैं इसमें, और ये दोनों टेल्स हाइड्रोफोबिक होती हैं। यानी पानी जल विरागी जिसको आप बोल सकते हैं वो इसमें होती हैं। इसी तरह से ये जो टेल्स जो हैं जो किसकी बनी हुई होती है, फैटी एसिड चेन्स की। फैटी एसिड चेन्स की बनी हुई दोनों टेल्स होती हैं, जबकि ऊपर वाला किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स का, जिसमें कि कोलिन, इथेनॉल अमीन, सेरीन, इनोसिटोल ये सारे मॉलिक्यूल्स पाए जा सकते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन मॉलिक्यूल है वो है फॉस्फेटाइड्रिल कोलिन। ये कॉमनली कोशिका के हेड में ज़्यादातर में पाया जाता है, और इनकी विशेष जो अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हाइड्रोफिलिक होने की मेन तौर पर मेन ग्रुप में होती है। दूसरी जो है इसमें जो मॉलिक्यूल इसमें पाया जाता है, जब भी हम इसको वाटरी मीडियम में रखते हैं तब क्या होता है कि ये अपने आप को बाई लेयर में अरेंज कर लेते हैं। अगर हम इन कोशिकाओं, इस पदार्थ को, इन अणुओं को, इन लिपिड्स के अणुओं को, फॉस्फोलिपिड्स को
जब भी हम वाटरी मीडियम में रखेंगे तो ये बाई लेयर के रूप में जमा हो जाते हैं। हो सकता है हम अगर वाटरी मीडियम में नहीं रखें और किसी मीडियम में रखें तो इनकी ये प्रॉपर्टी सामने ना आए, लेकिन जब भी ये वाटरी मीडियम में लिपिड्स के अणु होते हैं तो ये बाई लेयर के रूप में, द्विपरत के रूप में जमा हो जाते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है। और ये जो है, और ये किस फॉर्म में जमा हो जाते हैं कि इस खड़े फॉर्म में जमा नहीं होंगी। अगर ये सेल है तो ये सेल के परपेंडिकुलर जमा होंगे इस तरीके से। ये मान लीजिए बाहर का पोर्शन है, वाटरी मीडियम के संपर्क में आने पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस में बाई लेयर के रूप में जमा हो जाते हैं। ये इन फॉस्फोलिपिड अणुओं की खास बात होती है। और जो बाहरी जो सिरा है, ये मान लीजिए वाटरी मीडियम है तो ये हेड सिरा बाहर की तरफ होगा और टेल का सिरा अंदर की तरफ होगा। इस प्रकार से ये वाटरी मीडियम में अपने आप को डबल लेयर के रूप में जमा लेते हैं जब भी पानी के संपर्क में ये आते हैं। और इसी तरह जो डबल लेयर है, इधर भी तो ये दो लेयर के रूप में अपने आप को इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज कर लेते हैं। और क्यों ये अरेंजमेंट किस लिए होता है कि इस अरेंजमेंट के कारण जो फ्री एनर्जी है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में होती है। क्योंकि हम कोई भी प्रक्रिया अगर होती है तो हमारे शरीर की या किसी भी इंसान की ये वो रहेगी कोशिश कि लो बजट में काम हो जाए। तो जो हमारे शरीर की एनर्जी है वो भी अगर लो बजट में हो जाती है, लो एनर्जी खर्च करके अगर ये काम हो रहा है, तो कोशिका की भी ये कोशिश रहती है, इन अणुओं की भी ये कोशिश रहती है कि लो फ्री एनर्जी करनी पड़े और तब ये काम हो जाए। तो इस फॉर्म में स्टेबिलिटी क्यों आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्थायी क्यों होती है? क्योंकि इसमें लो फ्री एनर्जी इस फॉर्म में जमा होने पे उनको मिलती है। तो लो फ्री एनर्जी के रूप में जब ये जमा होती है तब इनको जो है बाई लेयर के रूप में हम देख पाते हैं। और ये पूरा सिस्टम या ये जो लक्षण है ये इतना इफेक्टिव है, इतना प्रभावशाली सिस्टम है इन फॉस्फोलिपिड अणुओं का कि इसकी वजह से ही सारा का सारा हमारा शरीर बना हुआ है और टिका हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कमज़ोर सिस्टम है, ये लेयर बहुत कमज़ोर होती हो, ये बहुत ही शक्तिशाली, या हम ये कह सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट जो है इस लेयर में, या मैकेनिकल शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्गली मतलब जो ये एनवेलप पूरा कंपार्टमेंट बनता है लिपिड बाई लेयर का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तभी तो हम पूरी कोशिका के साथ पूरा शरीर जोड़ पाए हैं और शरीर से हमारा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम बना है। तो ये जो फीचर्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए, और इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी ये बनाते हैं। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस बायलेयर मेम्ब्रेन के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस निकल कर सामने आते हैं कि इनके जो फैटी एसिड चेन्स हैं ये जो है ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। फैटी एसिड चेन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के लिए इम्परमिएबल है, अपारगम्य है। ये वाला जो पोर्शन है अपारगम्य बनाता है, हर कोई मॉलिक्यूल इसके पास नहीं जा सकता, और ये कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पारगम्य बनाने में
या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए इसको इम्परमिएबल करता है, जैसे कि एमिनो एसिड्स हैं, शुगर है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, आयंस इत्यादि के लिए अपारगम्य होती है ये झिल्लियाँ। और जो वाटर सॉल्युबल और हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स हैं वो इसको घोल सकते हैं, और इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो तो बायलेयर बनाने में मदद कर रही है, और ये वाली जो लेयर है फैटी एसिड चेन्स की जो लेयर है वो कोशिका झिल्ली को अपारगम्य बनाती है मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स, एमिनो एसिड्स और अन्य मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल शुगर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इन सब के लिए अपारगम्य बना देती है। और फिर क्या होता है, क्योंकि ये अपारगम्य हो जाती है तो प्लाज्मा झिल्ली एक बैरियर की तरह से, एक अवरोध की तरह से भी कार्य करती है। तो ये जो था दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये वाला जो पोर्शन है फैटी एसिड चेन्स का, ये ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना ये हेड होता है, ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड में हमारी क्या गुण होता है कि उसमें जो अणुओं की गतियां हैं उसमें थोड़ा मूवमेंट पाया जाता है। तो लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि उसके अणुओं में अपने भीतर ही, अणु के अपने वॉल्यूम में ही, द्रव के अपने मॉलिक्यूल में ही, अपने वॉल्यूम में ही अणुओं को घूमने की थोड़ी सी फ्रीडम होती है। तो वो पावर ऑफ मूवमेंट इन फैटी एसिड चेन्स में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट द्रव रूप में होते हैं, तो इसके अंदर ये होती है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये फैटी एसिड्स के कुछ अणु यहीं पर मूवमेंट करते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि ये जो टेल्स हैं ये फ्लिकर करती रहती है। इसमें अणुओं में विगल जो है, जैसे पूंछ हिलाने को जिसको बोलते हैं कि पूंछ हिला सकते हैं, उस तरह की ये गतियाँ इसमें, ये जो अणु हैं वो हमें दिखाई पड़ती हैं। ये जो टेल्स हैं, विगलिंग इसको बोलते हैं, टेल की विगलिंग, पूंछ हिलाना। तो ये जो अणु है ऑलमोस्ट लिक्विड स्टेट में होने की वजह से अपने थोड़े से मूवमेंट में रहते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और करीब करीब उस तरह के, मान लीजिए आप जैसे कि ऑलिव ऑयल की विस्कासिता, तो ऑलिव ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो करीब करीब इन फैटी एसिड चेन्स की मूवमेंट के करीब करीब समान होती है। इसके बाद कई बार इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे अणु होते हैं जो साइड में इनके अपने मोनोलेयर में एक दूसरे से जगह बदल सकते हैं, और एक बार पर सेकंड में, वंस इन एवरी माइक्रोसेकंड, ये अपनी साइड में, ये जो मोनोलेयर हमने बताई है, एक मोनोलेयर ये है, दूसरी मोनोलेयर ये है, तो अपने ही अणुओं के बीच में यहाँ पर थोड़ी बहुत गतियाँ देखने को मिलती हैं, और एक माइक्रोसेकंड में एक अणु एक बार में अपने भीतर जो है गति साइडवेज में, अपने साइड में गति कर सकता है, जगह बदल सकते हैं। जबकि बायलेयर के बीच में अणुओं का आदान प्रदान साल भर में कभी एक बार में हो गया तो हो गया, वरना नहीं हो पाता। जबकि इसमें माइक्रोसेकंड में एक बार अणु अपनी गति जो है पास वाले से अपना स्पेस बदल सकता है, और प्रत्येक जो मोनोलेयर है वो 2D होगी, जबकि पूरी मेम्ब्रेन 3D में हमें मिलती है देखने को। तो ये लिक्विड नेचर जो लिपिड्स का है पूरी इसका है, और बाइलेयर को जो रिजिडिटी प्रदान कर रही है, जो हेड ग्रुप रिजिडिटी प्रदान करता है, टेल जो है इसको लिक्विडिटी प्रदान करती है, तो एक जेल लाइक का जो है निर्माण हो सकता है, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है।
किससे? रिजिडिटी भी बनी हुई है, दृढ़ता भी बनी हुई है हेड की वजह से, और फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है हमारी फैटी एसिड चेन्स की लेयर्स की वजह से, टेल्स की वजह से। अगर इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो अगर हम एक बार भी गर्दन मोड़ते, अगर सारी के सारी हेड वाली दृढ़ता से बनी हुई होती हमारी कोशिकाएं और ये टेल वाला पोर्शन नहीं होता, तो जब भी हम गर्दन घुमाते हमारी नर्व सेल्स या हर सेल टूट सकती थी। तो हमारी गर्दन भी पूरी तरह टूट जाती जब भी हमने गर्दन हिलाई होती। तो कोशिकाओं के भीतर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो इसी की तरह से आती है। और ये तो था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स का इम्पोर्टेंस, कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से तैयार होता है और क्यों हमारे शरीर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की इम्पोर्टेंस है और क्यों इसकी दृढ़ता वाले गुण की इम्पोर्टेंस है। आज हम इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संबंध में जो थ्योरीज और अन्य डिटेल्स हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू।